हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन। ये रेगुलर क्लास नहीं है, ये क्विक रिवीजन रहेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक को इसमें कवर कर लूँ। फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये एक रिवीजन वीडियो है। तो टॉपिक दे रखा है आपके पास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। बच्चों, यहाँ पर ऑनरशिप जो लिखा जा रहा है वर्ड, इस ऑनरशिप को यहाँ पर बुक्स में लिखा जाएगा प्रॉपर्टी। जहाँ पर भी आपको लिखा मिले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने अगर आपसे गुड्स परचेज किया है तो किस मोमेंट पे माना जाएगा कि उसकी ऑनरशिप बायर की हो चुकी है। अगर मैंने सेलर से गुड्स परचेज किया है, किस मोमेंट पे माना जाएगा कि उसकी जो ऑनरशिप है वो बायर की हो चुकी है। क्योंकि दैट मोमेंट जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अगर आज के बाद वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वो लॉस बाय फायर हो गया या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, किसी भी एबनॉर्मल डिजास्टर से अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो लॉस कौन बियर करेगा? अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, देयर आफ्टर लॉस बियर करेगा कौन? बायर। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो उसका लॉस कौन बियर करेगा? सेलर। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि ये डिसाइड करना कि ओनरशिप का ट्रांसफर किस मूवमेंट पे माना जाएगा। ये जो यूनिट है बेसिकली सेक्शन नंबर तुम्हारा 18 से स्टार्ट होती है और सेक्शन नंबर 24 पे जाके ये यूनिट तुम्हारी ओवर होती है। तो फर्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास में क्या? ट्रांसफर ऑफ, या जिसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? अभी बताया था प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ऑनरशिप से होता है। किससे होता है? ऑनरशिप से। तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी कब नहीं होगी उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। गुड्स में जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कब होगी? तो जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टी इन द गुड्स के बारे में। बच्चों, यहाँ पर अगर मैं गुड्स की बात करूँ, यहाँ अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट गुड्स वो आता है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। कौन से गुड्स आते हैं बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड और विच वर एक्वायर्ड बिफोर टाइम ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए गए थे या एक्वायर कर लिए गए थे, किसने? बायर ने या सेलर ने? सेलर ने। मतलब कि सेलर ने जिन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बना लिया था, सेलर ने जिन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसने परचेज कर लिया था फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, अगर वो पहले से उसके पास बने हुए थे, दे आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। और अगर वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं बेटा क्या? फ्यूचर गुड्स। तो वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ सेल बन चुके हैं या एट द टाइम ऑफ सेल सेलर ने उन गुड्स को एक्वायर कर लिया है, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे क्या? एग्जिस्टिंग गुड्स। और वो गुड्स जिनको सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक्वायर किया जाएगा या बाद में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वो कहलाते हैं तुम्हारे क्या? फ्यूचर गुड्स। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं कंटिजेंट गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? कंटिजेंट गुड्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आपके अगर आप बात कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। अब मुद्दा यह आता है कि एग्जिस्टिंग गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनकी ऑनरशिप किस मूवमेंट पे ट्रांसफर मानी जाएगी? एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप किस मूवमेंट पे ट्रांसफर मानी जाएगी? तो एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप किस मूवमेंट पे ट्रांसफर होगी वो बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप किस मूवमेंट पे ट्रांसफर होगी वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तीन टाइप के गुड्स आते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में पहला आता है बेटा तुम्हारा स्पेसिफिक गुड्स। सेकंड आता है तुम्हारा बेटा अन असर्टेन्ड गुड्स, अन असर्टेन्ड गुड्स। और एक आते हैं आपके असर्टेन गुड्स। ये तीन अलग अलग कैटेगरी है, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स।
ये किसके अंदर है? एग्जिस्टिंग के अंदर। तो पहले तो बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर आइदर सेलर ने कर लिए थे या सेलर ने कहीं ना कहीं से एक्वायर कर लिए थे फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, वो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। उसमें स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और अनअसर्टेन के बाद में असर्टेन, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट क्या है? कैटेगरीज है। तो ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में मोबाइल फ़ोन है। अगर मैं सेलर हूँ और आपने मुझे बोल दिया कि यही पीस चाहिए, दिस पीस ओनली, यही पीस चाहिए, यही चाहिए सर, यही फ़ोन चाहिए, यही ओप्पो का जो फ़ोन है यही चाहिए, इसके जैसा नहीं, यही चाहिए। तो जिस गुड्स को आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड कर लिया था, जिन गुड्स को आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया था बेटा? आइडेंटिफाइड कर लिया था, वो कहलाते हैं तुम्हारे क्या? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हो गया कि विच वर आइडेंटिफाइड बाय बायर बिफोर सेल। सेल के टाइम जिसको बायर ने आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पे मेरा सेल से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ है, दैट मूवमेंट पे बायर ने जिन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, वो गुड्स कहलाते हैं तुम्हारे क्या बेटा? स्पेसिफिक गुड्स। अच्छा, अब तुम मुझे बोलते हो कि सर ये जो मोबाइल है, हाँ जी है, इसके जैसे 10 पीस दे दो, इसके जैसे 10 पीस दे दो। और गोडाउन में मेरे पास में 100 ऑफ द पीसेस पड़े हैं, इसके जैसे मेरे पास गोडाउन में 100 पीसेस पड़े हैं, और तुमने मुझे बोला है कि इसके जैसे 10 पीसेस मुझे निकलवा दो। तो अभी बताइए, वो जो 100 गुड्स मेरे पास पड़े हैं, क्या उसमें से 10 जो तुमने मांगे वो तुम्हारे वाले कौन से हैं? कौन से तुमने 10 पसंद किए हैं? क्या वो अलग हो चुके हैं? क्या उनको सेपरेट किया जा चुका है? आउट ऑफ दोज 100 गुड्स, जो तुमने 10 गुड्स मांगे हैं, क्या वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं? नहीं किए जा चुके हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अनअसर्टेन्ड गुड्स। और एंड दैट मोमेंट जब उनको क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। दोज मोमेंट जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, दैट मोमेंट पे ये क्या बन जाएगा? असर्टेन गुड्स। तो अभी तक ये गुड्स क्या है? अनअसर्टेन्ड है। जैसे ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, ये क्या बन जाएगा? असर्टेन्ड गुड्स बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, उसके लिए हमें देखना है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक का मतलब सर ये ही चाहिए, तो ये स्पेसिफिक है। सर इसके जैसे 10 चाहिए, तो कौन से वाले 10 की बात कर रहे हो? क्योंकि गोडाउन में तो 100 ऑफ द पीसेस पड़े हैं। तो जो तुम 10 मांग रहे हो वो तुम्हारे डिमांड के हिसाब से हमने वहां से सेग्रीगेट नहीं किए हैं, तो वो 10 पीस कहलाएंगे अनअसर्टेन गुड्स। और जैसे ही उनको सेग्रीगेट कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बायर, ये क्या कहलाएंगे? असर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स, हर चीज के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी उसके सेपरेट प्रोविजंस होते हैं। इन सेपरेट प्रोविजंस में हम बात करें अगर, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है बेटा कौन सा? प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप कौन से गुड्स की? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, जिसके बारे में बात करता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि स्पेसिफिक गुड्स हैं या असर्टेन गुड्स हैं, तो उनकी ऑनरशिप किस मूवमेंट पे ट्रांसफर मानी जाएगी। उसके लिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है बेटा, पढ़ें कि वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसका? स्पेसिफिक और असर्टेन का, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स या इन देम इज ट्रांसफर टू द बायर, वो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाएगी एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर, जब वो ट्रांसफर करना चाहे। मतलब कि मैंने ये आपसे गुड्स खरीदा है, मैंने कहा सर इस गुड्स की ऑनरशिप मैं आपसे 2 घंटे के बाद ले लूंगा, मतलब मैंने क्या कहा? डिलीवरी का नहीं कहा है, मैंने कहा इस गुड्स की ऑनरशिप मैं आपसे 2 घंटे के बाद ले लूंगा, तो ये 2 घंटे के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, असर्टेन गुड्स हैं, उनकी ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब भी वो ट्रांसफर करना चाहें। और वो ट्रांसफर कब करना चाहेंगे? व्हेन बायर इज रेडी टू बाय एंड सेलर इज रेडी टू सेल। जब दोनों एग्री हो जाते हैं, जब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? मतलब जहाँ बायर खरीदने के लिए रेडी हो गया, सेलर ने बेचने के लिए रेडी हो गया, तो जब भी वो इंटेंट करें, नॉर्मल इंटेंट क्या होता है भैया? मैं आपसे ये गुड्स खरीद रहा हूँ, सेलर बोलते हैं ठीक है भाई साहब मैं बेच रहा हूँ,
तो जैसे ही दोनों एग्री हो गए दैट मोमेंट पे इसकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, अगर ये स्पेसिफिक गुड्स है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी हम जनरल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस भी आ जाएंगे, इनका डिटेल कंसेप्ट भी आ जाएगा, लेकिन जस्ट मैं अभी एक जनरल गाइडलाइंस के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जब भी वो इंटेंड हो, जब भी वो एग्री करें दैट मोमेंट पे इस गुड्स की ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी सेलर से बायर को। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन। लेकिन इंटेंशन का पता कैसे लगेगा सर? आपने कहा कि जब भी वो इंटेंड करें, जैसा भी उनका इंटेंशन हो, लेकिन उनकी इंटेंशन का पता कैसे लगेगा सर? द फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये ऊपर इसने क्या कहा था, व्हेन दे इंटेंड टू, व्हेन दे इंटेंड टू ट्रांसफर इट, जब भी वो ट्रांसफर करने के लिए इंटेंड हो, जब भी उनके ट्रांसफर करने की इच्छा हो। लेकिन इच्छा का पता कैसे लगेगा? इच्छा का पता लगाना बेटा बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। तो क्या कहता है, रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब कंसिडरेशन, फोकस किस पे दिया जाएगा, रिगार्ड सेट बी हेड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर, पार्टीज के कंडक्ट पर और अदर सर्कमस्टांसेस को फोकस करना पड़ेगा। तो सर कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मली ऑनरशिप ट्रांसफर कब हो जाएगी, जब पार्टी इंटेंड करना चाहते हैं, जब बायर ऑनरशिप लेना चाह रहा है, सेलर ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाह रहा है, दैट मोमेंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली सिचुएशन क्लियर कब होगी? सिचुएशन तब क्लियर होगी जब आप क्या करोगे, डिटेल उनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पढ़ोगे, आपस में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका कहते हैं ना कि उनका जो कंडक्ट है उसको रीड आउट करोगे, जब उनको एनालिसिस करोगे तो आपको ध्यान लगेगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, कब वो ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें डिपेंड करती है सर्कमस्टांसिस पर। तो सर क्लियर आइडिया, अभी नेक्स्ट पेज पे आइए, आपको एक एक चीज़ का धीरे धीरे आइडिया क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं होगी, वेट एंड वॉच, हर चीज़ क्लियर होना धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या कहता है, अनलेस, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, अगर आपके सेलर और बायर के बीच में कुछ डिफरेंट इंटेंशंस हो, अगर है तो वो एक्सेप्शन है। जनरली ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी कब नहीं होगी, उसके लिए जो रूल बनाया गया है वो है सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24। तो हम क्या कह रहे हैं, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं है, अगर कोई डिफरेंट उनकी इंटेंशन नहीं है, तो जनरली ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, उसका जो स्पेसिफिक जो सेक्शन है वो 20 to 24 है, जो हम अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आर द रूल्स फॉर असर्टिंग द इंटेंशन, पार्टीज का इंटेंशन कैसे असर्टिन होगा, उसके लिए सेक्शन 20 to 24 रीड आउट किया जाएगा। आइए बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। पहली चीज, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बायर ने उस गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यही चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि जो यही आपको चाहिए, क्या ये गुड्स अभी आपके ले जाने की कंडीशन में है? डैट मीन्स क्या सेलर ने इन गुड्स को पैक कर दिया है? क्या इनका वेट मेजरमेंट, इनका बिल काट दिया है? अगर वेट मेजरमेंट हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि ये गुड्स कहलाता है डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर डिलीवरी। जैसे कि अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर, जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री है, सूखे पेड़ जो इसको हम बोलते हैं ना, उसका मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है। आप मुझे बोलते हो कि सर ये वाला जो पेड़ है ना, ये काट के आप मुझे दे दो। आपने पसंद तो कर लिया कि आपको यही ट्री, इसी का वुड आपको चाहिए, तो लेकिन पसंद करने से क्या हुआ बेटा, वो तो अभी पेड़ खड़ा है, जब तक मैं उसको ज़मीन से अलग नहीं करूँगा, मैं उसको डिसमेंटल नहीं करूँगा, तब तक आप उसको लेके कैसे जाओगे? तो मुद्दा ये है कि क्या वो ले जाने की कंडीशन में है या नहीं, इसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट, वेयर देर इज ए अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। और गुड्स के साथ साथ क्या कहता है कि वो गुड्स होना क्या चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट पे होना चाहिए, डिलीवरी की कंडीशन में होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि गुड्स की ऑनरशिप उस समय ट्रांसफर हो जाएगी जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब कि गुड्स अगर क्या है बेटा, स्पेसिफिक है प्लस डिलीवरेबल स्टेट है, तो इनकी ऑनरशिप जनरली कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी।
तो जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स आर एट डिलीवरेबल स्टेट, इनकी जो ऑनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही क्या होगी, सेलर से बायर को ट्रांसफर मान ली जाएगी। एंड इट इज इमटेरियल, ये चीज़ें इमटेरियल है। सर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिट सेल भी तो होती है। तो ये क्या कह रहा है, कुछ चीज़ें इमटेरियल है जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर द प्राइस एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड। मतलब कि चाहे गुड्स की डिलीवरी हो, चाहे गुड्स की डिलीवरी ना हो, चाहे पेमेंट आया हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, इन दोनों का कोई रेलिवेंस नहीं है। मतलब तुमने मुझे बोला कि सर ये गुड्स हमें पसंद आ गया और ये गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट है तो इसकी ऑनरशिप तुम्हारे नाम पे इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगी। तुमने मुझे बोला कि सर एक बार ये फ़ोन आपके पास रखो, मैं 2 आवर में आके लेके लेके चला जाऊंगा, मैं अभी 2 घंटे में आऊँगा, 2 घंटे में आके मैं ले जाऊंगा। मतलब कि डिलीवरेबल स्टेट पे था, नथिंग वाज पेंडिंग। मैंने कहा ये लो फ़ोन आपका, फ़ोन ले जाओ। आपने बोला कि सर इसको अपने पास रखो एक बार, मैं विदिन 2 आवर में आऊँगा और ये फ़ोन लेके चला जाऊँगा। तुम्हारे 2 आवर में आने से पहले अगर मेरी दुकान में आग लग गई और सारा माल जल गया, सारा माल मीन्स इंक्लूडिंग दिस फ़ोन, अगर ये भी जल गया तो ये लॉस तो तुम्हारा होगा, क्योंकि ये फ़ोन की ऑनरशिप मैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। तो चाहे आप लेके गए चाहे नहीं लेके गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेमेंट आया या नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है हम लेके ही नहीं गए, तो भैया तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। जो लॉ है, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, तुमने आज तक क्या सोचा है, तुमने आज तक क्या समझा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ये कहता है कि अगर एक बार ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे आपने पैसा दिया चाहे नहीं दिया, चाहे आप डिलीवरी गुड्स की लेके गए या डिलीवरी गुड्स की क्या है पेंडिंग है, अगर ये गुड्स डैमेज हो गए तो लॉस किसका होगा, बायर का। सर सेलर ही तोड़ दे तो, अरे फिर तो सेलर की गलती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि बेली, बेलर, बेलमेंट, याद होगा। बेलमेंट में अगर सेलर के पास में फ़ोन पड़ा है, बाहर लेके नहीं गए, तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपरली केयर करे, अपना समझ के केयर करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई डिजास्टर हो गया जिसमें सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, इन दैट केस लॉस किसका होगा, बायर का होगा। तो ये क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट पे है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे पैसा आया चाहे नहीं आया, चाहे डिलीवरी हुई चाहे नहीं हुई, ये दोनों बातें इमटेरियल है। सेकंड नंबर क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स तो है लेकिन भाई साहब वो डिलीवरी की कंडीशन में नहीं है, टू बी पुट है, मतलब कि जिसका वेट मेजरमेंट पेंडिंग है या कुछ और पेंडिंग है, जिसका मतलब जैसे कि आपने मेरे से पेड़ मांगा था, मैंने आपको कहा था, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे रखा होगा कुछ, कि आपने फॉरेस्ट में जाके क्या बोला कि ये पेड़ चाहिए, इसी पेड़ का वुड हमें चाहिए। तो जब तक उसको कट ना कर दे, छोटे छोटे पीसेस में ना काट दे और उनको किसी लेसेस या डोरी से क्या कर दे, बांध ना दे, तब तो तुम लेके कैसे जाओगे उसको। तो जब तक वो प्रॉपरली डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं आएगा उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब तक डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं आएगा तो सर हमें पता कैसे लगेगा। तो कानून क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, तो जैसे ही इसको डिलीवरेबल स्टेट पे ला दिया जाएगा प्लस बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाया जाएगा प्लस इन्फॉर्म टू बायर किया जाएगा। जैसे ही आपने बायर को इन्फॉर्म कर दिया, चाहे आपने ईमेल के थ्रू कंफर्म कर दिया बायर को कि भाई साहब आपका माल तैयार है आओ और ले जाओ, चाहे आपने उसको फ़ोन कर दिया, अगर आपने बायर को इन्फॉर्म कर दिया, दैट मोमेंट पे जो ऑनरशिप है वो क्या हो जाएगी बेटा, ट्रांसफ़र किससे किसको, सेलर से बायर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया भाई साहब का माल तैयार है आओ और ले जाओ, वो आए उससे पहले फायर, सारा माल जल गया, तो लॉस किसका होगा, बायर का होगा, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। सर ऐसा थोड़ा ना होता है, हम तो पहुंचे ही नहीं, तुम पहुंचो या नहीं पहुंचो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट हुआ चाहे ना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीवरी हुई चाहे ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो डिलीवरेबल स्टेट पे आ गया या नहीं आ गया, आ गया। क्या बायर को इन्फॉर्म कर दिया नहीं कर दिया, कर दिया, दैट मूवमेंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो क्या कहता है, where there is a contract for sale of specific goods and seller is bound to do something to the goods, सेलर के बिहाफ पे कुछ पेंडिंग है, क्या पेंडिंग होगा भैया, उसका वेट मेजरमेंट करना, ताकि उस गुड्स को डिलीवरी पे कंडीशन पे लाया जा सके। फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग दैम इनटू डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, इसकी प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो चीज़ ना हो जाए और बायर को इन्फॉर्म ना कर दिया जाए। जैसे ही आपने बायर को इन्फॉर्म कर दिया
ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, और अब के बाद अगर ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो ये लॉस भी किसका होगा बेटा, बायर का होगा। थर्ड नंबर कहता है कि स्पेसिफिक गुड्स तो है, डिलीवरेबल स्टेट पे भी है, व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग। जैसे कि मैंने एक सेलर से बोला कि भैया मुझे एक मशीनरी चाहिए, और वो मशीनरी मेरी फैक्ट्री में आप इंस्टॉल करवा दीजिए। मुझे आपसे मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी मेरी फैक्ट्री में आप क्या कीजिए, इंस्टॉलेशन करवा दीजिए। तो भैया मैंने आपको क्या कहा, इंस्टॉल करवा दीजिए। तो जब तक ये सेलर इंस्टॉलेशन का काम नहीं करवाएगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, भले ही वो मशीन मेरी फैक्ट्री में पहुंच जाए। मेरी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और मशीन जल गई, तो फिर लॉस किसका होगा भैया, सेलर का ही होगा। मैंने आपको क्या कहा था, इस मशीन को क्या करवाना है, इंस्टॉलेशन। तो अनलेस एंड अनटिल वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए, उसकी ऑनरशिप अभी भी किसकी है, सेलर की। लेकिन आफ्टरवर्ड्स, कब आफ्टरवर्ड्स, जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके आफ्टरवर्ड्स उसकी ऑनरशिप किसकी हो जाएगी, बायर की हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं, there is a contract for sale of specific goods है डिलीवरी स्टेट पर, बट सेलर इज बाउंड टू वे करना, मेजर करना, टेस्ट करना या कुछ ऐसा करना ताकि वो उस चीज़ का प्राइस असर्टेन कर सके। प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं होगी, जब तक वो असर्टेनमेंट ना हो जाए और बायर हैज़ नोटिस देयर ऑफ, और उसका पता बायर को ना लग जाए। तो मैंने सेलर को बोला भैया ये मशीनरी है, आप मेरी फैक्ट्री में क्या कीजिए, इंस्टॉल करवा दीजिए। सेलर ने मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाई, बायर को बोला सर चेक कर लीजिए आपकी मशीन इंस्टॉल है। मैंने कहा ठीक है सर। अब आज के बाद कुछ हो गया तो वो लॉस किसका होगा, बायर का होगा। और उससे पहले कुछ लॉस हो गया तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो फिर वो लॉस किसका होगा बेटा, सेलर का होगा। लेकिन सर अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड हो, तो अनअसर्टेन्ड हो तो देखो बेटा बात यह है कि तुमने मुझसे मांगे हैं 100 टी शर्ट। तुमने मुझे बोला कि सर ब्लू कलर की टी शर्ट चाहिए, जिसका एक सैंपल फाइनल हो गया। क्या फाइनल हो गया बेटा, सैंपल फाइनल हो गया। ब्लू कलर की आपको 100 टी शर्ट चाहिए जिसका सैंपल फाइनल हो गया। अब ये जो 100 टी शर्ट है ये सारी दे आर लाइंग इन द गोडाउन। ये सब कहाँ पड़े हैं बेटा, गोडाउन में पड़ा है। तो उस गोडाउन में तो भैया मेरे पास में 2000 टी शर्ट्स पड़े हैं, जो आपने मांगा है सेम डिजाइन सेम कलर के, मेरे पास में 2000 टी शर्ट पड़े हैं। तो उसमें से तुम्हारे वाले 100 कौन से हैं। अब ये चीज़ क्या है, अनअसर्टेन। बताइए एग्जिस्टिंग गुड्स है या नहीं है, बना हुआ है, लेकिन उसमें से तुम्हारा कौन सा है, क्या आइडेंटिफाइड हो चुका है, नहीं। तो अब ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, अनअसर्टेन। तो ये असर्टेन कब हो जाएगा, जब इसको वहां पर उन आउट ऑफ दोज 2000 गुड्स में से इसको क्या किया जाएगा बेटा, सेपरेट कर लिया जाएगा। जैसे इसको उन बाकी गुड्स से क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, और बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई साहब आपका माल तैयार है, आओ और ले जाओ। जैसे ही आपने बायर को इन्फॉर्म किया, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब तक वो अनअसर्टेन था उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही उसको आपने सेपरेट कर लिया, बायर को इन्फॉर्म कर दिया, अब वो चीज़ क्या हो गई, असर्टेन्ड। जैसे ही वो असर्टेन्ड हो गई, बायर को आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई साहब आपका माल तैयार है, आइए और ले जाइए, दैट मोमेंट पे उसकी ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो जिसके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि भाई साहब आओ और ले जाओ आपका माल तैयार है। इसके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ और शर्तें भी हैं। क्या शर्तें हैं सर, तो क्या कहता है, द रूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, अनअसर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी, जब उसको असर्टेन कर लिया जाएगा और कुछ जनरल कंडीशंस पूरी कर दी जाएगी। क्या है जनरल कंडीशंस, क्या कहते हैं, अच्छा मुझे बताइए। अभी वो गुड्स क्या है, लाइंग इन द गोडाउन, 100 मांगे गोडाउन में तो 2000 पड़े हैं। तो पहले तो उन 2000 में से उन 1000 के हो या जो भी 100 मांगे तो 100 को क्या करना है, अलग करना है। अलग करने से पानी पड़ेगी बेटा, उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना पड़ेगा। तो मतलब कि 100 को अलग करना है, पैक करना है, और बायर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो उन 100 को अलग करना, पैक करना, इनको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। क्या कहलाता है ये वर्ड, एप्रोप्रिएशन। जब उन 2000 में से उन 100 को अलग कर दिया जाएगा,
उनको पैक कर दिया जाएगा, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है बेटा? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, गुड्स को सिलेक्ट करना विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मेरा इंटेंशन क्या है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जाएगा विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड द बायर। जबरदस्ती थोड़ा ना है, सेलर भी चाहता है माल बेचूं, बायर भी चाहता है माल खरीदूं, तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से जिन गुड्स को हमने अलग कर लिया, अलग कब किया है? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में। तो ये वर्ड क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन इस एप्रोप्रिएशन की कुछ शर्तें हैं जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल्स है। फर्स्ट, जो गुड्स थे वो पहले क्या थे? अनअसर्टेन थे। हाँ, सेम रूल फ्यूचर गुड्स पे भी लागू होता है जो गुड्स बनाए नहीं गए। तो वही बात है, बनाना है, डिलीवरेबल स्टेट पे लाना है और बायर को इन्फॉर्म करना है कि भाई तेरा माल तैयार है, आ और ले जा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं? अनअसर्टेन गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं। गुड्स शुड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। कौन सा वाला माल अलग करना है? सेम वही जो बायर ने मांगा है डिस्क्रिप्शन, और सेम वही जिस बायर ने क्वालिटी जो मांगी थी वो सेम क्वालिटी। केवल अलग नहीं करना है, उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ आ रहा है बार बार, अनकंडीशनली। क्या कह रहा है? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? बिना किसी शर्त के। अभी शर्तें क्या होती हैं? जैसे कि बायर ने बोला कि देखो भाई साहब, मैं लेके तो जाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको 5 दिन बाद, मैं आपसे माल लेके तो जाऊंगा, बताऊंगा कब? मैं आपको 5 दिन के बाद कि पसंद आया या नहीं आया। तो ये होता है कंडीशनल, इस पे ये रूल लागू नहीं होता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, उसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑन अप्रूवल, उसके अलग कंसेप्ट है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अनकंडीशनल की। तो ये क्या कहता है? गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली। आपने बिना किसी शर्त के गुड्स को क्या किया है? अप्रोप्रिएट किया है। अप्रोप्रिएट का मतलब नॉर्मल गुड्स से अलग किया है, पैक किया है। कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय डिलीवरी टू द बायर, चाहे वो बायर आए और ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बायर का एजेंट आए और ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या बायर अपनी किसी कैरियर को भेज दे, ट्रांसपोर्ट को भेज दे, हम ये माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या कर देंगे? बायर को रवाना कर देंगे। तो हमारा इंटेंशन तो अनकंडीशनल है कि बायर आए या बायर का एजेंट आए, चाहे बायर किसी कैरियर को भेजे, गुड्स लेके चला जाए। और एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड। लेकिन मुद्दा ये है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि गुड्स को सेग्रीगेट करना। आउट ऑफ दोज 2000, उसमें से वो 100 अलग करना है। तो सर अलग कौन करेगा? सेलर अलग करेगा या बायर खुद जाके कर सकता है? तो आपकी मर्जी है। सेलर भी अलग कर लेगा तो वो बायर के कंसेंट से कर रहा है, और बायर चाहे तो वो खुद भी जाके वहाँ गोडाउन जाके क्या कर सकता है? उनको अलग कर सकता है, लेकिन किसकी कंसेंट से? सेलर की कंसेंट से। तो सेलर भी कर सकता है बायर की कंसेंट से, और बायर भी कर सकता है सेलर की कंसेंट से। लेकिन सर पहले कंसेंट लेंगे और उसको बाद में अलग करेंगे, या पहले अलग कर लेते हैं और कंसेंट बाद में ले लें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कंसेंट लेनी है, चाहे आप पहले उन गुड्स में सेग्रीगेट कर लीजिए, उसके बाद में किससे कंसेंट मांग लें? सेलर से। या पहले आप सेलर से कंसेंट लेके बाद में अलग करते हैं। कंसेंट लेना जरूरी है, आइदर बिफोर और आफ्टर। और कंसेंट भी दो होती है, एक हम बोलते हैं एक्सप्रेस और दूसरा होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कंसेंट भी दो होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो मुद्दा क्या हो गया कि आप अगर गुड्स जिसको बेच रहे हो, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बना हुआ नहीं था, वो होता है फ्यूचर गुड्स। या गुड्स को बना हुआ है, गोडाउन में पड़े हैं, हजारों पड़े हैं गोडाउन में, उन हजारों में से तुम्हारे कौन से हैं जिसको हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ये कहलाता है अनअसर्टेन। तो जब तक ये असर्टेन ना हो जाए, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। असर्टेन के लिए हमने क्या कहा कि अलग क्या करना है? जो डिस्क्रिप्शन क्वालिटी बायर ने मांगी है वो अलग करना है। अलग ही नहीं करना है, डिलीवरेबल स्टेट पे लेके आना है, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेलर भी अप्रोप्रिएट कर सकता है बायर की कंसेंट से, बायर कर सकता है सेलर की कंसेंट से। कंसेंट चाहो तो पहले ले सकते हो, चाहो तो बाद में ले सकते हो। एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये जितनी भी टर्म्स है ना बेटा, कंडीशंस, इनको वन वर्ड में हम बेटा क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। सेकंड नंबर क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। अगर आपने गुड्स की डिलीवरी किसको दे दी? कैरियर को दे दी। डिलीवरी टू द कैरियर का मतलब होता है कि गुड्स आपने किसको दे दी है? ट्रांसपोर्टर को। देखो बेटा, इसका एक सबसे पहले तो एग्जांपल करते हैं।
ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसके बाद में बात करेंगे लॉ क्या कहता है। मान लीजिए मैं हूँ सेलर। मैं कौन हूँ? मैं हूँ, क्या चल रहा है भाई, मैं हूँ कौन? सेलर। मैंने बायर को गुड्स भेज दिए, कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सेलर ने बायर को गुड्स भेज दिए, कैसे बेटा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ऑन द वे जब गुड्स थे, यहाँ थे, जो ट्रक था और वहाँ पर हो गया फायर और ऑल गुड्स वर डैमेज्ड। बायर बोलता है भाई साहब लॉस मेरा नहीं है, मेरे पास तो माल पहुंचा नहीं। और सेलर कहता है भाई मैं तो माल रवाना कर दिया, मेरे यहाँ से चला गया, मैं क्या करूँ? मुद्दा है कि गुड्स कहाँ है? ऑन द वे है। नाइदर दे आर विथ बायर और नॉर विथ सेलर। तो लॉस कौन बियर करेगा? उसके लिए लॉ बना हुआ है। ये लॉ क्या कह रहा है कि आपने गुड्स किसको दे दिए बेटा? कॉमन कैरियर को दे दिए। किसको दे दिए? कॉमन कैरियर को दे दिए। तो लॉस कौन बियर करेगा? अगर गुड्स रास्ते में थे तो लॉस कौन बियर करेगा? अगर मैंने गुड्स कॉमन कैरियर को दे दिए तो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर कब होगी? जब गुड्स जैसे ही मैंने कॉमन कैरियर को दिए, क्या उसी मोमेंट पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, या जब गुड्स बायर के पास पहुंचेंगे दैट मोमेंट पे ऑनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर होगी। इनके लिए क्या कहता है? वेयर इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर। चाहे आप माल आपने बायर को दिया, चाहे आपने किसको दिया? कैरियर को दिया, चाहे किसी अदर बेली को दिया, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। क्या पर्पज था? कि भैया बायर को पहुंचा दो। मतलब चाहे आपने माल बायर को दे दिया या आपने ट्रांसपोर्ट को दे दिया और बोला कि बायर को पहुंचा दो, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और आपके पास में राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, मान लिया जाएगा कि ऑनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब कि जैसे ही आपने गुड्स किसको दिया? ट्रांसपोर्ट को दिया, और अगर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा? कि ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। मुद्दा क्या आता है कि जैसे ही सेलर ने क्या किया, गुड्स किसको दिए बेटा? ट्रांसपोर्ट को दिए, टू डिलीवर टू किसको? बायर को। आपने जैसे ही गुड्स किसको दिया? ट्रांसपोर्ट को दिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैरियर बोलते हैं। आपने गुड्स हैंड ओवर कर दिए कैरियर को, किस चीज़ के लिए? फॉर डिलीवरी टू बायर। आपने गुड्स किसको दे दिए? ट्रांसपोर्ट को दे दिए। और ये कहता है कि एंड सेलर डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। तो ये कहता है कि जो ऑनरशिप है विल ट्रांसफर। ऑनरशिप क्या मान ली जाएगी? ट्रांसफर मान ली जाएगी। मतलब कि जैसे ही सेलर ने माल ट्रांसपोर्टर को दिया बायर को पहुंचाने के लिए, माल पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपने माल ट्रांसपोर्ट को दिया ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी, अगर सेलर के पास में रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है। मतलब सेलर ने रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं किया है, सेलर डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं किया है, तो ऑनरशिप क्या हो जाएगी? बायर को ट्रांसफर मान ली जाएगी। सर ये होता क्या है? आइए होता क्या है समझते हैं। जैसे ही सेलर बेटा क्या करता है? गुड्स हैंड ओवर करता है किसको? ट्रांसपोर्ट को। जैसे ही सेलर क्या करता है? गुड्स देता है किसको? कॉमन कैरियर को। और कॉमन कैरियर किसको पहुंचाएगा ये माल? सॉरी, किसको देगा ये माल सारा? बायर को। सेलर ने माल किसको दिया? कैरियर को। कैरियर ये माल किसको देगा बेटा? बायर को। जैसे ही सेलर कॉमन कैरियर को ये गुड्स हैंड ओवर करता है, ये जो कैरियर वाला होता है ना, उसको एक डॉक्यूमेंट बना के देता है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? बिल ऑफ लेडिंग, जिसको सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं बिल्टी। क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग? जैसे ही मैं सेलर हूँ, मैं गुड्स हैंड ओवर करूँगा किसको? कैरियर को। तो कैरियर मुझे एक पेपर बना के देगा, एक पन्ना बना के देगा। वो पन्ना मुझे किसको भेजना पड़ेगा? बायर को। जिसको दिखा के बायर क्या करेगा? जिसको दिखा के बायर क्या करेगा?
वो कॉमन कैरियर से गुड्स की डिलीवरी ले लेगा। मतलब क्या होगा, मैंने गुड्स दिया कैरियर को, कैरियर वाला मुझे क्या देगा, बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग मैं किसको भेज दूंगा, बायर को भेज दूंगा कुरियर के थ्रू। और जब ये कैरियर वाला बायर के पास गुड्स लेके जाएगा, ये ऐसे नहीं है कि सीधा बायर के पास माल लेके गया और दे देगा ना, एविडेंस तो देखेगा ना, कोई पेपर तो मांगेगा कि जिसको माल देना है यही वो बंदा है, या कहीं बाय मिस्टेक हम किसी और को डिलीवर कर रहे हैं। तो इसके पास में क्या होगा, वही जो बिल ऑफ लेडिंग कैरियर ने किसको दिया था, सेलर को, सेलर ने किसको भेज दिया, बायर को। और बायर ये कैरियर को क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा, और ये बिल ऑफ लेडिंग दिखा के कैरियर क्या कर देगा, इसको माल हैंड ओवर कर देगा। नॉर्मली ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपने काम किया है, किस तरीके से, कि सेलर ने माल दिया कैरियर को, कैरियर ने सेलर को दिया बिल ऑफ लेडिंग, सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग भेज दिया किसको, बायर को, और बायर क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग दिखा के कैरियर से माल छुड़वा लेगा। तो ये कहता है कि इस मूवमेंट पे मान लिया जाएगा, अगर ऐसा ही हुआ है तो मान लिया जाएगा जो ऑनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। चाहे माल बायर के पास पहुंचा हो चाहे ना पहुंचा हो, इट इज इमैटेरियल। पैसा आया हो चाहे ना आया हो, इट इज इमैटेरियल। लेकिन इस रूल का जो एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल है, इसका जो एक्सेप्शन है उसका नाम है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, ये दो सिचुएशन में होता है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल दो सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन, व्हेन सेलर डिलीवर गुड्स टू कैरियर। जैसे ही सेलर ने गुड्स किसको डिलीवर किए, कैरियर को किए, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको एक ऑर्डर दे दिया। सेलर ने गुड्स डिलीवर किसको किए, कैरियर को, और उसने उसको क्या कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर हिम नॉट टू डिलीवर such goods, not to deliver such goods to buyer unless order of seller। माल ले जा, लेकिन ये माल तू बायर को कब तक नहीं देगा, जब तक सेलर तुझे ऑर्डर ना दे। मतलब कि हमने गुड्स तो दे दिए कैरियर को और बोला है कि ये माल बायर के पास ले जा, लेकिन उसको देना मत। देना कब है, जब मैं तुझे बोलूंगा, जब मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दूंगा, जब मैं तुझे ऑर्डर दूंगा, तब ही तू ये माल किसको देगा, बायर को देगा। इसे हम कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। इन दैट केस, अगर गुड्स अभी रास्ते में हैं, बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ये कंडीशनल हो गया। क्या हो गया, कंडीशनल। तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है कि आपने गुड्स दे तो दिया कॉमन कैरियर को, लेकिन ये कंडीशनल दिया है। क्या दिया है, कंडीशनल दिया कि ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं ना बोलूँ ये गुड्स तो बायर को हैंड ओवर नहीं करेगा। ये कंडीशनल है, और ये जब तक शर्त पूरी नहीं होगी तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर मानी नहीं जाएगी। और इसका जो सेकंड नंबर आता है केस, दो सिचुएशन होती है, मैंने आपको बता दिया। सेकंड सिचुएशन में क्या आता है कि जैसे ही जो सेलर था उसने कॉमन कैरियर को क्या दिया, गुड्स दिए ना, कॉमन कैरियर ने सेलर को क्या दिया, बिल ऑफ लेडिंग, याद है। सेलर ने क्या किया, सेंड बिल ऑफ लेडिंग विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझते ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BRBP। सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग के साथ एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के किसको भेज दिया, सेलर सेंड बिल ऑफ लेडिंग विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बायर। बायर को क्या भेज दिया, बिल ऑफ लेडिंग के साथ क्या भेज दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया, कि भैया इसको पहले एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारे लिए क्या बनेगा, किसके लिए, बायर के लिए क्या बनेगा, बिल्स पेबल, और सेलर के लिए क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल, ताकि मैं कम से कम इसकी बैंक से डिस्काउंटिंग करवा के पैसा तो निकलवाऊं। तो जब सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग के साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया किसको, बायर को, इन दिस केस बेटा ध्यान रखना,
जब तक बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ओनरशिप बायर के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब अगर रास्ते में माल जल गया, चोरी हो गया, तो फिर सेलर का है। तो नॉर्मली जब ऐसा होता है कि हम जैसे ही गुड्स हैंड ओवर करते हैं कैरियर को और ये बोल दिया बायर को दे दे, तो मान लिया जाएगा कि ओनरशिप बायर की हो चुकी है। रास्ते में अगर चोरी हो गया, जल गया, तो लॉस किसका होगा? बायर का होगा। लेकिन इन दो सिचुएशन में, पहला सिचुएशन कौन सा, हमने कैरियर को दे तो दिया और एक इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया कि जब तक मैं ना बोलूँ ये गुड्स तू बायर को हैंड ओवर नहीं करेगा। या सेकेंड नंबर, हमने गुड्स दे दिया किसको? कैरियर को, और बायर को सेलर ने क्या कर दिया? बिल ऑफ लेडिंग के साथ में क्या भेज दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। तो इन दैट केस इसकी ऑनरशिप कब तक ट्रांसफर नहीं होगी? जब तक बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ना कर ले। तो अनटिल बायर एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, जब तक बायर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसकी ऑनरशिप सेलर के पास में मानी जाएगी, बायर को ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर इसके अलावा कुछ और डाउट अगर दिमाग में आ रहे हैं, वेट एंड वॉच, वो सारे डाउट किताबों में लिखे हैं, सब कवर हो जाएगा। तो अभी हमने बात किया कि अगर गुड्स अगर कहाँ है, फैक्ट्री में पड़ा है, अनअसर्टेन्ड है, तो एप्रोप्रिएशन के बाद। सेकंड हमने बात की कि जैसे ही आपने गुड्स किसको दिया? कॉमन कैरियर को दिया। तो नॉर्मली तो क्या माना जाता है कि जैसे ही आपने कॉमन कैरियर को दिया है, ऑनरशिप किसकी हो जाएगी? बायर को हो जाएगी। लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसमें दो सिचुएशन आती है। फर्स्ट सिचुएशन क्या आ गई कि आपने गुड्स कॉमन कैरियर को दे दिए, लेकिन सेलर ने क्या बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूँ गुड्स बायर को हैंडओवर नहीं करने का। या सेकंड नंबर कब आ गया कि जिसमें बिल ऑफ लेडिंग के साथ आपने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के बायर को भेज दिया। तो जब तक बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को अप्रूव नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर मानी नहीं जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा बेटा? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अगर देखो अब ये कंडीशनल आ रहे हैं, अभी अब ये क्या आ गया? कंडीशनल आ गया। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तुम बायर, मैं सेलर, मैंने आपको गुड्स भेज दिया और तुम जो मेरे से गुड्स लेके गए हो वो लेके गए हो ऑन अप्रूवल। तुमने कहा था कि सर 7 डेज में बताएंगे। तो जैसे ही मैंने आपको गुड्स दिया, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई? ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। मैंने आपको केवल गुड्स दिया है, जिसको हम बोलते हैं पोजेशन दिया है। इसकी ऑनरशिप अभी भी किसकी है? सेलर की है। और कब तक सेलर की रहेगी, या कब मैं बोलूँ कि वो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इन दैट केस जब आपने गुड्स दिए हैं ऑन अप्रूवल, जिसको हम बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस, तो इनकी ऑनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि पहला, अगर बायर ने कहा था कि सर मैं आपको 7 डेज में बता दूंगा, अगर उसने 7 डेज में बता दिया कि सर वो पसंद आ गया, ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। अगर 7 डेज में भी नहीं बताया कि रखा है या नहीं रखा है, 7 डेज निकल गए, उसने अभी तक नहीं बताया, तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो 7 डेज से पहले बता दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर, 7 डेज एक्सपायर हो गए नहीं बताया तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर। सर 7 डेज से पहले रिटर्न कर दे, रिजेक्ट कर दे तो बात ही खत्म हो गई। 7 डेज से पहले आप रिजेक्ट कर दो, बात खत्म हो गई। अगर 7 डेज से पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऑनरशिप ट्रांसफर। 7 डेज निकल गए, एक्सपायर हो गए, आपने मना भी नहीं किया, आपने कुछ रिटर्न भी नहीं किया, अभी तक आपके पास पड़ा है, तो भी माना जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। और उन 7 डेज से पहले अगर आपने यूज़ कर लिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। उन 7 डेज से पहले आपने वो गुड्स किसी और को बेच दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। उन 7 डेज से पहले आपने वो गुड्स को क्या कर दिया? किसी और को प्लेज कर दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। मतलब कि फर्स्ट केस, आप 7 डेज से पहले अगर मुझे बता देते हो सर वो पसंद आ गया, ऑनरशिप ट्रांसफर, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब कुछ भी हो गया तो लॉस किसका होगा? बायर का। सर एक बात हो, मतलब कि वो आपसे कुछ गुड्स लेके गया, उसने कहा 7 डेज में बताऊंगा, और सर 3 दिन बाद चोरी हो गए तो ऑनरशिप किसकी थी? ऑनरशिप तो सेलर की थी, तो लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। और ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो उसके बाद लॉस किसका होगा? फिर बायर का होगा। तो सर फिर बायर उसको तोड़ दे तो फिर हम बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट कहता है कि जो चीज़ आपके पास में है आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऑनरशिप किसकी है, सेलर की है या बायर की है, तो मुझे प्रॉपर केयर नहीं करना। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं थी तो बात अलग है। तो ये क्या कहता है कि 7 डेज का आपने मुझे बताया, 7 डेज से पहले अगर आपने उसको बेच दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। 7 डेज से पहले आपने यूज़ कर लिया, ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। 7 डेज से पहले आपने उसको किसी और को प्लेस कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। 7 डेज निकल गए, आपने बताया नहीं तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। और 7 डेज से पहले बता दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी।
तो ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ें। अब रिवीजन क्लास है तो मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ा सकता, अभी तक मैंने पढ़ाया क्योंकि मुझे बेस क्लियर करना था। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल फॉर कैश ओनली। अब ये फिर कंडीशनल है। क्या है ये बेटा? कंडीशनल। अब एक बात बताइए, अगर मैं एज ए सेलर, मैं कौन हूँ? मैं हूँ सेलर। मैंने गुड्स किसको भेज दिए बेटा? बायर को। और सेल है क्रेडिट पर। क्या है बेटा? क्रेडिट पर। अब चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे कोई भी सेल हो, कैश सेल हो, ऑनरशिप किसकी हो गई? बायर की हो गई। अगर बायर पेमेंट नहीं करे तो क्या मैं वहाँ जाके गुड्स उठा के लेके आ जाऊँगा? पॉसिबल नहीं है। ऑनर कौन है उसका? बायर है। अब आप गुड्स उठा के नहीं ला सकते तो सर हम क्या करेंगे? हम एक चीज़ करेंगे, कोर्ट में केस। और कोर्ट केस करने से क्या होगा सर? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हो? कोर्ट में केस कर सकते हो। लेकिन गुड्स लेके आना है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे वो क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश हो, ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर नॉर्मली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। क्या? सेल फॉर कैश ओनली। सेल फॉर कैश ओनली का मतलब होता है कि मैंने गुड्स दिया है बायर को। किसको दिया बेटा गुड्स? बायर को। तो मैंने तो गुड्स दिया है बायर को, मैंने तो एक टर्म डाल दी, कॉन्ट्रैक्ट में शर्त डाल दी कि जब तक तू मुझे कैश पे नहीं कर देगा, अनटिल कैश पेमेंट नहीं होगा, आई विल नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप। मैं ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर ऐसी शर्त डाल दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में तो इसका मतलब जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा हम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं सेल फॉर कैश ओनली। तो सर अगर इसमें अगर बाय पेमेंट नहीं करे तो अरे कोर्ट केस नहीं करना है। ऑनर कौन है? सेलर है, अपना गुड्स उठा के लेके आ जाऊंगा। ऑनर कौन है? सेलर है, अपना गुड्स वापस उठा के लेके आ जाऊंगा। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है भैया। तो इट इज नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू पर्सन ऑन सेल और रिटर्न on the term that goods were to remain property of the seller till they are paid for। मैंने आपको गुड्स दिया है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। द प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास टू बायर। तब तक पास नहीं होगी जब तक कैश पे कर ना दी जाए। कैश पेमेंट आने के बाद में ही ओनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर होगी। ये कंडीशनल हो गया। तो जो पहले हमने पढ़ा था वो अनकंडीशनल था, अब सारे क्या आ गए? कंडीशनल आ गए। सेक्शन 25 में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल दो सिचुएशन में होता है। वो सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी एलोबरेट कर दी है, तो प्लीज़ ये कंसेप्ट आप पढ़ें। एनीथिंग एज ए डाउट कुछ हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको उसके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट आता है क्या? रिस्क। सर रिस्क किसका होगा? भैया ऑनर का होगा। रिस्क किसका होगा? ऑनर का होगा। तो रिस्क प्राइमा फेसी फर्स्ट साइट जनरली, रिस्क जनरली पासेस विद प्रॉपर्टी। जहां जहां ऑनरशिप जाएगी, जिसके पास में ऑनरशिप होगी रिस्क उसी का होगा। अगर ऑनर सेलर है, माल जल गया तो लॉस किसका होगा? सेलर का। ऑनर अगर कौन है? बायर है, माल जल गया लॉस किसका होगा? बायर का होगा। अब कहाँ जला कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर फिर मान लो कि आप एज ए बायर मेरे पास में आके मुझे बोलते हो कि सर मैं ये आईपैड वाली पेंसिल लेके जा रहा हूँ, पसंद करके बता दूंगा 2 दिन में, 2 दिन में बता दूंगा पसंद आई या नहीं आई। तुम ये आईपैड पेंसिल में से ले जाओ, तुम बोल दो कि सर 2 दिन में बताऊंगा पसंद करके कि पसंद आई या नहीं आई, और वहां ले जाके उसको तोड़ दो। सर ऑनर तो आप थे, मैंने तो अप्रूवल पे लिया था। अप्रूवल पे मैंने तो आपको 2 दिन का कहा था, 2 दिन एक्सपायर नहीं हुए, तो ऑनर आप थे तो आप भुगतोगे लॉस सर। तो सर भैया बात यह है कि भले ही तुम पेंसिल में से ले जाओ 2 दिन के लिए, बेलमेंट क्या कहता है? आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये पेंसिल आपको दी है, तुमने मुझे बोला है कि सर मैं 2 दिन में बताऊंगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 डेज। और अगर पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे कि सर पसंद आ गई तो ऑनरशिप ट्रांसफर मान लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बायर की मिस्टेक से अगर उसने प्रॉपर केयर नहीं किया और ये कुछ डैमेज हो गया तो लॉस किसका होगा? बायर का होगा। तो जनरल रूल तो क्या है? जनरल रूल तो ये है कि ऑनरशिप जिसके पास रिस्क भी उसी का। लेकिन उसका एक्सेप्शन हो गया कि अगर गुड्स पड़े हैं चाहे सेलर के पास या बायर के पास, एज ए बेलमेंट में, एज ए बेलमेंट में
तो आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो जिसकी गलती है लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और आती है लास्ट, कि आपने मेरे से गुड्स मांगे, मैंने कहा फ़ोन करके बोल दिया भाई साहब आओ और ले जाओ, आपका माल तैयार है। अब 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, तुम लेके नहीं जा रहे हो, तो मुझे तो प्रॉपर इसको केयर करना ही पड़ेगा एज ए बिली। लेकिन यहाँ पर वो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरी गलती से नहीं, नेचुरल डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस कौन भुगतेगा? बायर भुगतेगा। क्योंकि इन दैट केस वो इज डिलेइंग द डिलीवरी, वो इज डिलेइंग इन टेकिंग द डिलीवरी। डिलीवरी लेने में डिले कौन कर रहा है? बायर कर रहा है, तो लॉस बायर भुगतेगा। तो कानून नॉर्मली क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जनरली लॉस किसका? ऑनर का। लेकिन एक्सेप्शन में क्या कहता है? अगर डिले कौन कर रहा है? बायर, तो लॉस बायर का होगा। डिले कौन कर रहा है? सेलर, तो लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। लेकिन ध्यान रखना, एज ए बेली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर एज ए बेली आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फॉलो नहीं करते हैं और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो आपकी गलती मानी जाएगी। तो ये पोर्शन हमारा खत्म हो गया, सेक्शन 26। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही आपको रीड आउट करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सेलर का कब तक होगा? जब तक बायर के पास ऑनरशिप ना जाए। बायर का रिस्क कब होगा? जब उसके पास में ऑनरशिप ट्रांसफर होके आ जाए। तो ये क्या कहता है? गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी, जब तक बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। लेकिन जिस दिन बायर को ट्रांसफर हो गई तो रिस्क किसका होगा? भैया तुम्हारे बायर का हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन इस रूल के मैंने आपको बताए थे कुछ बातें, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस क्वालिफिकेशन फर्स्ट। डिलीवरी में डिले कौन करेगा? सेलर करेगा, सेलर भुगतेगा। बायर करेगा, बायर भुगतेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी जो एज ए बेली होती है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। एज ए बेली वाली जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं तोड़ता हूँ तो मेरी गलती से जो लॉस हुआ है वो मुझे बियर करना पड़ेगा एज ए बेली। तो इसमें कुछ ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑनरशिप पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसीज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? टाइटल का ट्रांसफर करना बाय नॉन ऑनर। तो टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा बेटा? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मीन्स व्हाट? ऑनरशिप। सब प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, टाइटल, ऑनरशिप, ऑनरशिप, ऑनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, नॉर्मली किसी भी चीज़ की ऑनरशिप ट्रांसफर कौन कर सकता है? मेरा ये आईपैड है, कौन बेच सकता है? मैं बेच सकता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। मेरा मोबाइल है, कौन बेच सकता है? मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका क्या हूँ? मालिक हूँ। तो क्या मैं किसी ऐसी चीज़ को भी बेच सकता हूँ जिसका मैं मालिक ही नहीं हूँ? तो क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर। मतलब कि क्या? नॉन ऑनर मतलब कि जो बंदा उसका ऑनर नहीं है, क्या अगर वो किसी ऐसी चीज़ को बेच दे जिसका वो ऑनर नहीं है, तो क्या खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं होगी? उसके लिए पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं। हम पढ़ रहे हैं बेटा कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जिन गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये केवल कौन से गुड्स हैं? मूवेबल गुड्स हैं। इमूवेबल गुड्स की हम बात नहीं कर रहे। तो तुम सोचोगे कि सर मैंने लाल किला बेच दिया, मैंने ताजमहल बेच दिया, तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि मैं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि मैं मूवेबल गुड्स की बात कर रहा हूँ तो लाल किला ताजमहल के मैं फालतू एग्जांपल आपको दूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, मेरा टाइम वेस्ट हो, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने किसी ऐसी मूवेबल गुड्स को बेच दिया जिसका मैं ऑनर नहीं हूँ, तो क्या खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं होगी? तो जनरल रूल तो ये है बेटा, जो ऑनर होता है वो ही अगर बेचेगा तो खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर ऑनर बेचेगा तो ही खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो क्या कहते हैं? इन जनरल seller can only sell such goods of which he is the absolute owner। सेलर केवल उन्हीं चीजों को बेच सकता है जिसका वो ऑनर है। बट समटाइम्स एक्सेप्शन, पर्सन में सेल गुड्स ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसा भी बेच देते हो जिसके आप ऑनर नहीं हो। तो यहाँ क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, तो सर क्या खरीदने वाला बंदा जो है उसके पास में उस चीज की ऑनरशिप आएगी या नहीं आएगी? उसका क्या होगा जिसने पैसे देके वो चीज को क्या कर लिया? खरीद लिया। द जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर ए बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज।
मतलब जिस चीज की ऑनरशिप मेरे पास ही नहीं है, तो उस चीज की ऑनरशिप मैं किसी और को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब कि जिस चीज का मैं ऑनर हूँ, मैं उसी चीज की ऑनरशिप क्या कर सकता हूँ, आगे फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ जिस चीज का मैं ऑनर हूँ। और अगर किसी चीज का मैं ऑनर ही नहीं हूँ तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इफ द सेलर इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स देन द बायर विल नॉट बिकम द ऑनर। अगर सेलर ही ऑनर नहीं है तो बायर भी ऑनर नहीं बनेगा। इसके लिए एक लैटिन भाषा में एक कहावत है, नेमो डेट कोड नॉन हैबत। जो आपके पास में नहीं है वो आप बेच भी नहीं सकते। लेकिन इस रूल के कुछ क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन जो आपको दे रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इन एक्सेप्शंस में एक सबसे कॉमन जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है, ओनली ओनली ऑनर कैन ट्रांसफर द ऑनरशिप। ओनली जो ऑनर होता है वो ही ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इस रूल का एक क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इफ बायर इज इनोसेंट। बायर क्या हो? इनोसेंट हो। बायर क्या हो? इनोसेंट हो। सेलर इज नॉट द ऑनर। मतलब बायर इनोसेंट है लेकिन सेलर उस गुड्स का ऑनर नहीं है, तो ये कहते हैं कि ऑनरशिप विल ट्रांसफर। मतलब कि सेलर ने जिस चीज को बेचा है, सेलर उसका ऑनर नहीं है, लेकिन बायर कौन है? इनोसेंट है। सेलर ने जिस चीज को बेचा है, सेलर उसका ऑनर नहीं है, लेकिन बायर कौन है? इनोसेंट है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैंने जो आपको बात बोली, जैसे यहाँ क्या लिखा है, इफ दिस रूल इज enforced rigidly, then the innocent buyer may be put to the loss in some cases। ये कहता है अगर ऐसा हो जाए कि ऑनर ने मतलब जिसने बेचा वो ऑनर नहीं है, तो बेचारे इनोसेंट बायर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इनोसेंट बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इन सब में मेन चीज आपको क्या मिलेगी, बेचने वाला नॉन ऑनर होगा। बेचने वाला तो कौन होगा? नॉन ऑनर होगा। लेकिन जो खरीदने वाला होगा वो कौन होगा? इनोसेंट होगा। मतलब कि खरीदने वाला अगर इनोसेंट बायर है और बेचने वाला कौन है? नॉन ऑनर है, तो ये कहते हैं कि नहीं है, उस इनोसेंट बायर की कोई गलती नहीं है, उसको आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कौन है, इनोसेंट बायर है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। उन एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट जो आता है ना, वो ये आता है कि जैसे क्या कहता है, इन द फॉलोइंग केस अ नॉन ऑनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड। बोनाफाइड एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन क्या होता है? इनोसेंट परचेजर ऑफ द गुड्स। कि इनोसेंट अगर बायर है तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एक्सेप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। बेचा किसने है? जो खुद ऑनर नहीं है लेकिन हाँ ऑनर का एजेंट है। मतलब कि मैंने आपको बोला कि भाई ये आईपैड की पेंसिल है, मैं तुझे एजेंट अपॉइंट करता हूँ, तू जा और किसी को बेच के आ जा। तो अगर बेचा मैंने नहीं है, किसने बेचा है? मेरे एजेंट ने बेचा है। तो खरीदने वाले को सर क्या ऑनरशिप मिल जाएगी क्या? तो एजेंट ऑनर तो नहीं है ना, लेकिन उसने बेचा है तो किसकी कंसेंट से बेचा है? सेलर की। और एज ए विद इन द अथॉरिटी ऑफ एजेंट बेचा है, तो उसने बेचा है सेलर से कंसेंट लेके, विद इन द अथॉरिटी ऑफ एजेंट बेचा है। और बोनाफाइड अगर बायर है तो उस बोनाफाइड बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मली क्या होता है, केवल ऑनर ही ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। उसका एक्सेप्शन क्या है, बायर अगर इनोसेंट है प्लस सेलर इज नॉट द ऑनर, तो भी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ रहा है। इफ
बायर तो कौन है, इनोसेंट है, बट मैटर जो है ना वो थेफ्ट या हायर परचेज का है, किसका है, मैटर जो है वो थेफ्ट और हायर परचेज से रिलेटेड है। तो इनोसेंट बायर को भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, यहाँ पर इनोसेंट बायर को भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि ऑनर ही ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या बोला, अगर बायर इनोसेंट है तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आता है कि भले ही बायर कौन हो, इनोसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैटर इज रिलेटेड टू थेफ्ट और हायर परचेज। सर थेफ्ट और हायर परचेज क्या होता है वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तो क्या कहता है, बेचा किसने, एजेंट ने, तो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। उसकी कुछ शर्तें हैं, क्या है कि जो सेलर है, जो कि कौन है, ऑनर का एजेंट है, वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसके पास में जो गुड्स था या उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो विद कंसेंट ऑफ ऑनर आए थे। द सेल वाज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए एजेंट। वो जो काम कर रहा है वो एज ए एजेंट कर रहा है, और जो बायर है उसको नहीं पता, जब उसने खरीदा उसको नहीं पता जो बेच रहा है वो ऑनर है या जो बेच रहा है वो ऑनर का क्या है, एजेंट है। मतलब बायर जो है वो इनोसेंट है, तो ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर मान ली जाएगी। सेकंड नंबर कहता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब जॉइंट ओनर क्या होता है समझ में, ए और बी दोनों ने मिलके एक मोबाइल परचेज कर लिया। ए और बी ने मिलके क्या कर लिया, मोबाइल परचेज कर लिया। इन्होंने सिस्टम ये सेट कर लिया कि 15 डेज ये लोग फ़ोन रखेंगे। 15 दिन ए रखेगा, 15 दिन बी रखेगा, है गरीब दोस्त है। तो 15-15 दिन के हिसाब से उन्होंने बात कर ली, 15 दिन ए रख लेगा, 15 दिन बी रख लेगा। जब ए की बारी थी 15 दिन में, जब ए की बारी थी, उस ए ने ये फ़ोन लाके मुझे बेच दिया, मनीष खत्री को, कि सर ये फ़ोन आप खरीद रहे हो क्या, मैं 20,000 में लाया था, मुझे दिक्कत हो रही है, आप खरीद लो। तो मैंने खरीद लिया। लेकिन जब मैंने खरीदा क्या, मैं इस बात से अवेयर था कि इसके दो दो ऑनर हैं, मैं था इनोसेंट। और बेचा किसने, ए ने या बी ने, ए और बी दोनों कौन है, जॉइंट ओनर। दोनों में से किसी एक ने बेच दिया और बिना दूसरे वाले की कंसेंट के। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, इनोसेंट बायर हूँ, तो मुझे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। भले जॉइंट ओनर ने बेचा हो, और खरीदने वाला अगर इनोसेंट है तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड नंबर क्या कहता है, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर ए वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड एबल होते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे बेटा वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, याद है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोर्जन, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइडेबल होते हैं। वॉइड एबल का मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाया जा सकता है। तो एक बात बताइए, मैंने आपके साथ कर दिया फ्रॉड, और तुम्हारे साथ फ्रॉड करके या कोर्जन करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के किसी भी तरीके से, जो वॉइडेबल की कैटेगरी में आते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया या कोर्जन किया, और कुछ ना कुछ करके मैंने क्या किया, मिस स्टेटमेंट किया, मैंने आपसे आपका 50,000 का फ़ोन 10,000 में ले लिया, आपका 50,000 का फ़ोन 10,000 में ले लिया। ये वॉइडेबल है, तुम चाहो तो, क्योंकि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो, ये तुम्हारे लिए वॉइड एबल है। तुम इसको वॉइड करवाते उससे पहले मैंने ये फ़ोन किसी और बोनाफाइड बायर को दे दिया, तो कानून कहता है कि तुम दोनों के बीच में इशू है, उस बोनाफाइड बायर का क्या मिस्टेक है। तो कानून कहता है कि उस बोनाफाइड बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मैंने बेचा कब, उसको वॉइडेबल करवाने से पहले, मतलब तुम उसको वॉइड करवाते, वॉइड करवाने से पहले मैंने उसको क्या कर दिया, आगे किसी और को बेच दिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, जिसको वॉइड करवाया जा सकता था, बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करता, बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता, रिजाइन करता, सॉरी सेलर, हाँ तुम सेलर हो ना, तुमसे मैंने फ़ोन खरीदा है, 50,000 का फ़ोन मैंने 5,000 में लिया है, तो तुम सेलर हो। तुम उसको रिजाइन करते उससे पहले मैंने किसी बोनाफाइड बायर को चिपका दिया, बोनाफाइड बायर को क्या कर दिया, चिपका दिया, तुम्हारे रिजाइन करने से पहले। तुम कौन थे, तुमसे 50,000 का फ़ोन मैंने 10,000 में लिया, तुम कौन थे, इस वाले केस में तुम कौन थे, तुम थे कौन बेटा, सेलर, मैं थे बायर।
अब मैंने वो फोन क्या कर दिया, किसी बोनाफाइड बायर को चिपका दिया, अब मैं क्या बन गया, सेलर, और वो क्या बन गया, बायर। लेकिन जिसको मैंने चिपकाया है फोन, वो अभी तक क्या है, बोनाफाइड है। उसको नहीं पता कि ये वोइडेबल वाला केस चल रहा है, ये चीज़ मैं जो लेके आया हूँ मैं किसी को बेवकूफ़ बना के लाया हूँ, तो ये है वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और तुम उसको वोइड करवाते अगर उससे पहले मैंने किसी और को आगे बेच दिया, तो अगर बोनाफाइड बायर को दिया है तो वो ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। फोर्थ नंबर क्या कहते हैं, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स। मतलब क्या हुआ, ए ने कोई चीज़ है बी को बेच दी, बी ने बोला कि ठीक है भाई साहब 1 घंटे में आता हूँ, पैक करवा दो, या पैक है तो 1 घंटे में आ रहा हूँ, रखो मैं आ रहा हूँ, 10 से 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। ये वापस आता उससे पहले आपने वो चीज़ किसको बेच दी, मिस्टर सी को बेच दी। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ये गुड्स मिलेगा किसको, ए ने पहले ये चीज़ बी को बेचा, बी उसकी डिलीवरी लेके जाता है, उससे पहले वो चीज़ आपने सी को बेच दी। तो मुद्दा ये है कि ये मिलेगा किसको गुड्स, बी कह रहा है पहले मैंने खरीदा है, सी कहता है मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा ना पता था कि पहले तुमने खरीद रखा है, मैंने तो पैसे दे दिए। तो कानून कहता है कि आपने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा, और उसी चीज़ को अब आपने क्या कर दिया, सी को बेच दिया। अगर ये सी बोनाफाइड है, मतलब कि बेची हुई चीज़ को आपने रीसेल कर दिया, अगर सी कौन है, बोनाफाइड है, तो ये गुड्स की जो ऑनरशिप है वो सी को मिलेगी। तो सर जब ए ने बी को बेच दिया तो ऑनर तो बी था, तो बी बेचता तो सी को ऑनरशिप मिलती ना, ये तो बेचा किसने, ए ने। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ए कौन है बेटा, नॉन ऑनर। ए नॉन ऑनर है, और लेकिन जो खरीदने वाला है वो कौन है, बोनाफाइड है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ये चोरी थोड़ा है, चोरी थोड़ा की है भाई, चोरी वाला मैटर नहीं है ये। चोरी वाले केस में, थेफ्ट वाले केस में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। फोर्थ क्या कहता है बेटा, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन, कि बायर को पोजेशन मिल गई। जैसे कि मैंने आपको कोई गुड्स भेज दिया ऑन अप्रूवल, ए ने बी को गुड्स दिया है, कैसे बेटा, ऑन अप्रूवल। आपने बोला था कि सर 7 डेज में बता देंगे, तो आपके पास जो गुड्स आया है, आपके पास उसकी ऑनरशिप आई है, या आपके पास उस गुड्स का पोजेशन आया है, आपके पास केवल अभी तक क्या है, पोजेशन आया है, ऑनरशिप नहीं है। तो तुम्हारे पास में है गुड्स का पोजेशन, तुम्हारे पास में है ऑन ऑनरशिप, ऑन अप्रूवल है, अभी तक पोजीशन है, ऑनरशिप नहीं है। ये चीज को बी ने अगर क्या कर दिया, सी को बेच दिया, और सी क्या था बेटा, बोनाफाइड था, तो कानून क्या कहता है, बेचा किसने, बी ने। जबकि बी खुद ऑनर नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज ली है अप्रूवल पर। जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तो तब तक बी ऑनर नहीं है, बी ऑनर नहीं है। लेकिन उस बी ने क्या किया, वो चीज बेच दी किसको, सी को। जबकि सी क्या है, अगर बोनाफाइड बायर है, क्या है, बोनाफाइड बायर है, तो सी को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ आपने ली है किस पे, हायर परचेज पर, मतलब कि तुमने मेरे से कोई चीज़, ए ने बी को कोई भी गुड्स बेचा है, वो बेचा है ऑन द टर्म्स ऑफ हायर परचेज, तो ये एक एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, कि अगर मैंने कोई चीज़ आपको हायर परचेज पे दी है, अगर वो चीज़ आप अगर सी को बेच दो, भले सी बोनाफाइड हो, उसको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, हायर परचेज एक्सेप्शन है। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल बेसिकली क्या चीज़ है, देखो एस्टोपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर आईसीएन दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं। ए सेड टू बी, अ बायर, इन द प्रेजेंस ऑफ सी, दैट ही इज द ऑनर ऑफ ए हॉर्स। ए ने बी को बोला, सी की प्रेजेंस में बोला कि मैं इस हॉर्स का मालिक हूँ। सी साइलेंट रहा, जबकि सी ही उसका रियल ऑनर था। सी कुछ बोला नहीं, जबकि सी को बोलना चाहिए था ना, ओ भाई क्या कर रहा है, उसका ऑनर तो मैं हूँ। लेकिन सी कुछ बोला नहीं, और ए बी को क्या कह रहा है कि भैया मैं इसका हॉर्स का क्या ऑनर हूँ, सी चुप है। तो बी अगर बोनाफाइड है, बी को नहीं पता, बी बोनाफाइड था, उसने क्या कर लिया, हॉर्स ए से परचेज कर लिया। कोई हंसी मजाक थोड़ा ना चल रहा है। सी अगर हॉर्स का ऑनर है और ए बी को बेच रहा है, ए कौन हो गया बेटा, नॉन ऑनर। बी उसको खरीद रहा है, बी कौन हो गया बेटा, बोनाफाइड बायर। और सी कौन है, जिसको बोलना चाहिए था वो साइलेंट है। ही वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ सेलर। सी ने मना नहीं किया कि भैया सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपल। स्टॉपल समझ में आया।
स्टॉपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है। स्टॉपल का मतलब व्हेन यू वाज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ सेलर। और खरीदने वाला कौन है? बोनाफाइड बायर है। तो कानून क्या कहता है? बोनाफाइड बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। फोर्थ आता है, सेवंथ है तुम्हारा कौन सा? अनपेड सेलर। ये अनपेड सेलर हम लोग करेंगे जब हम यूनिट नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। दैट मोमेंट पे 2 मिनट का काम है, मैं आपको समझा दूंगा अनपेड सेलर में क्या होता है। और सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, कुछ और एक्ट भी हैं। कुछ और एक्ट कहते हैं कि बेचने वाला तो क्या है? नॉन ऑनर है, ऑनर नहीं है, फिर भी खरीदने वाले को क्या हो जाएगा? ऑनरशिप मिल जाएगी। जैसे कि एक कंपनी है, कौन है बेटा? एक कंपनी है, कंपनी के पास में बहुत सारे एसेट्स हैं। कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन? कंपनी खुद, आर्टिफिशियल पर्सन। इस कंपनी का हुआ लिक्विडेशन। क्या हुआ बेटा? लिक्विडेशन। जैसे ही लिक्विडेशन हुआ तो जो लिक्विडेटर था कौन था बेटा? लिक्विडेटर था, उसने ये सारे एसेट्स क्या कर दिए? मिस्टर ए को बेच दिए। तो मालिक तो कौन है? कंपनी। बेचने वाला कौन है? लिक्विडेटर। तो मालिक तो कौन है बेटा? कंपनी। बेचने वाला कौन है? लिक्विडेटर। जबकि लिक्विडेटर खुद उसका ऑनर नहीं है, नॉन ऑनर। तो क्या मिस्टर ए को ऑनरशिप मिल जाएगी? ये कहते हैं मिल जाएगी। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया? अपने एसेट्स को रख दिया प्लेज। क्या कर दिया बेटा? प्लेज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? प्लेज करके क्या कर दिया? बैंक से लोन ले लिया। एक कंपनी ने क्या किया बेटा? अपने एसेट्स को प्लेज करके बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। अगर अगर आप उस लोन को रीपे नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगी? कंपनी ने एसेट्स को क्या किया बेटा? प्लेज करके लोन ले लिया। किससे? बैंक से। अगर आप उस लोन को रीपे नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगी? डेफिनेटली बैंक क्या करेगी? उन एसेट्स को बेच देगी। क्या कर देगी? बेच देगी। तो अगर बैंक ने बेच दिया तो बेचा किसने? बैंक में, बैंक ने। ऑनर कौन थी? कंपनी। तो जिसने बेचा है वो तो ऑनर ही नहीं है, तो क्या खरीदने वाले को ऑनरशिप मिल जाएगी? मिल जाएगी। दैट कंसेप्ट इज नॉन एज पॉनी। तो पॉनी का मतलब क्या होता है? जब आपने किसी चीज़ को प्लेस पे रखा और आपने कुछ एग्रीमेंट पे साइन भी किया होगा जिसके अंदर आपने उसको राइट दिया होगा कि अगर मैं लोन रीपे नहीं करूँ तो आप बेच देना, तो वो पॉनर है। पॉनी। पॉनर ने तो वो हो गया जिसने अपनी प्रॉपर्टी प्लेस पे रखी है, और जिसको प्लेस पे मिली है वो कौन हो गया? पॉनी। तो पॉनी के पास में राइट है कि वो क्या कर सकता है? इन एसेट्स को बेच सकता है। अगर बेचेगा तो खरीदने वाले बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से टॉपिक आता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अगर आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो तो वहां पर दे रखा है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास में भी राइट होता है कि कुछ सर्कमस्टांसिस में वो अगर उस चीज को बेच देता है, हालांकि वो फाइंडर है, ही वाज नॉट द ऑनर, ही इज अ फाइंडर। अगर वो फाइंडर है, वो उसको बेच भी दे गुड्स को, तो भी खरीदने वाले को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, जो कि सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? स्पेसिफाइड है। इन दैट केस बेचने वाला नॉन ऑनर है, फिर भी खरीदने वाले को क्या हो जाएगा बेटा? ऑनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो अपना लास्ट कंसेप्ट आता है बेटा कौन सा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 31 टू 44। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कुछ मिक्स कंसेप्ट हैं। मिक्स कंसेप्ट तो क्या, छोटे छोटे स्मॉल कंसेप्ट हैं। इनके बारे में बात करेंगे बेटा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम बात करेंगे ये जो छोटे छोटे मिनी मिनी कंसेप्ट हैं वो, और यूनिट नंबर तुम्हारा कौन सा? 4। ये हम दोनों टॉपिक, जो यूनिट नंबर 4 है और ये जो लास्ट कंसेप्ट है, ये हम कवर करेंगे कहाँ? तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।